हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है। मैं डॉक्टर हिमला शुक्ला। आज हम चर्चा करने वाले हैं देवरानी जेठानी उपन्यास के बारे में, जो पंडित गोपाल राय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं दिसंबर एग्जाम के बारे में, यूजीसी नेट के। तो दिसंबर एग्जाम के लिए हमारे पास सिर्फ 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या जो बच्चे सेट का एग्ज़ाम देने वाले, क्योंकि एमपी सेट का एग्ज़ाम जो है फिर से होने वाला है, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल रहेंगी। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये जितने भी क्लासेस होगी अभी हमारी, तो दृष्टि वाली बुक से होगी। दृष्टि वाली बुक का जो तीसरा संस्करण था उसी से होगी। ठीक है, तीसरा है कि चौथा संस्करण है? चलिए मैं देख के बताऊंगी कि कौन से संस्करण से है। शायद दृष्टि का 5वां संस्करण भी आ चुका है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं देवरानी जेठानी कहानी, जो ये कि पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। ठीक है, पंडित गौरी दत्त द्वारा ही लिखा गया था। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। पहला उपन्यास किसे मानते हैं? देवरानी जेठानी कहानी, क्योंकि ये बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए या किसे माना गया है, किन किन विद्वानों ने किसे माना है। ठीक है, तो गोपाल राय के द्वारा किसे माना गया है? देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास को। ठीक है, यह 1870 में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। ठीक, गौरी दत्त का देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास 35 पृष्ठ में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। ठीक है ना, 35 पृष्ठों का ये क्या है? लघुकाय जो है वो उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्री के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताता है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां जो है कितनी जरूरी होती हैं। ठीक है, देखिए समाज के लिए पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी होता है। वो चाहे सोसाइटी देखना हो, घर देखना हो, या फिर बिजनेस। ठीक है, पुराने लोग जो थे कितने बुद्धिमान थे। लेखक जो थे वो कितने मतलब दूरदृष्टिता उनके अंदर थी कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें लिख डाली। ठीक है, पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इनका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। यह भी लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़ करके अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा जो है वो प्रस्तुत की गई है। इस उपन्यास में जो पृष्ठभूमि है वो बनिया परिवार के द्वारा जो है रेखांकित की गई है, उसी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, प्रमुख पात्र के रूप में देख लेते हैं। तो पहले पुरुष पात्र हैं लाला सर्व सुखलाल, मेरठ का अग्रवाल बनिया। ठीक, जिनके अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की है। ठीक है ना, जिसने खुद से बनाई है। ठीक, कौन बनाया है? लाला सर्व सुखलाल, मेरठ में रहने वाला अग्रवाल बनिया है। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेरठ का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? तो देवरानी जेठानी कहानी में। ठीक है ना, मेरठ का अग्रवाल बनिया था कौन? लाला सर्व सुखलाल। ठीक है, हाट वाट हवेली खड़ी की थी। दौलत राम लाला सर्व सुख का बड़ा बेटा, पिता के व्यवहार में सहयोग करता है। व्यवसाय में जो है वो क्या करता है? सहयोग करता है। कौन? दौलत राम। ठीक है, ये सर्व सुखलाल का बड़ा बेटा था। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के क्रमशः पुत्री और पुत्र थे। ठीक है, मतलब लाला सर्व सुखलाल के नाती और पोती। ठीक, छोटे लाल लाला सर्वसुख का छोटा बेटा रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है, या रेलवे में नौकरी करता है। कौन? छोटे लाल। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे हैं। दो इसके नन्हे लाल के मतलब छोटे लाल के दो बेटे ही बेटे थे, और दौलत राम के एक बेटा और एक बेटी थी। ठीक है, स्त्री पात्र है ज्ञानो जेठानी, दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी बड़ी बहू। यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। आनंदी देवरानी छोटे लाल की पत्नी, व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री आनंदी देवरानी है, सुशिक्षित और गुणवान है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी,
इसकी शादी दिल्ली में हुई है। ठीक है, इनमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह का नाम, कौन किस में जॉब करता था, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी गुजरात सेट का एग्जाम देने वाले हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं, या राजस्थान सेट का देने वाले हैं, या फिर अभी एमपी सेट का भी एग्जाम आने वाला है, उन सभी के एग्जामों के दृष्टिकोण से यह क्लास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वसुख की बड़ी बेटी का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है, पार्वती था। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी थी। ठीक है ना, 2 लड़के, लाला सर्वसुख लाल की 4 संतान थी, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। ठीक है, और गौण पात्र के रूप में आते हैं शिवदयाल, बंशीधर कबाड़ी वाला, ज्ञानचंद्र, जगड़ू तहसीलदार, रामप्रसाद, गंगाराम, भगवान दे, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय कवाली, लाला दीनदयाल, कृपी बाल विधवा थी, और लाला बुलाकी दास मदरसे से नौकर था, झल्ला और मल। ठीक है, इस तरह से इस देवरानी जेठानी का कहानी जो उपन्यास है उसके पात्र थे। ठीक, अब इसकी कथा पे चलते हैं कि इस पूरी कथा इस उपन्यास की क्या है, किस पे आधारित है और क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा की थी कि ये जो उपन्यास है पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया, यह अनपढ़ और पढ़ी लिखी स्त्री के बीच का अंतर, उनके अंदर किस तरह से समझ होती है और वो अपने समाज सोसाइटी में किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से उनका व्यवहार रहता है, कैसी रहती है, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या अंतर होता है, इसी को उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, स्पष्ट किया कि होता क्या है। ठीक, लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानो और छोटी बहू छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपढ़ी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, तब वह तनिक भी व्यवहार कुशल भी नहीं है, उसके अंदर व्यवहारिकता भी नहीं है। ठीक है, ज्ञानो के अंदर सास ससुर देवरानी उस सबसे उसका खटपट लगी रहती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी है और समझदार है, उसके व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। अब जाहिर सी बात है कि जो व्यवहार कुशल रहेगा, जिसके अंदर कुशलता रहेगी, जो बात करने में ढंग से बात करेगा, परिवार के साथ अच्छे से रहेगा, उससे सब संतुष्ट ही रहेंगे। फिर है देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, ब्रह्माडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक आदि की चर्चा हुई है। अलगौजी की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित की गई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, उपन्यास इस पर भी हल्की सी रोशनी डालता है कि मतलब परिवार में जो वृद्ध हो जाता है, जो सियाने लोग हो जाते हैं, उनकी क्या दशा होती है, इस पे भी हल्की सी क्या है रोशनी उन्होंने डाला है, थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी हल्की सी चर्चा इनके बारे में भी उन्होंने किया है। ठीक, हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन की चखट रंगों का सुंदर प्रयोग किया गया है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूंक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन लाइन है, पंक्तियां हैं ये देवरानी जेठानी कहानी की, आनंदी के पिता के द्वारा यह कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग, याद रखना कि किसने कहा था। ये एक आध बार नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, संभावना है कि ये सेट में पूछी जाए, चाहे किसी के भी सेट में हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे गुजरात के हो, और चाहे एमपी, क्योंकि ये नेट में पूछा जा चुका है। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। लोक मुहावरों का यथा स्थान उचित प्रयोग किया गया है। प्रमुख उदाहरण है शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चे को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस प्रकार से दृष्टि वाली बुक की जितना कुछ दृष्टि वाली बुक में था, उसी को हमने इस क्लास में रखा हुआ था। इस तरह ये छोटा सा उपन्यास तो हालांकि बड़ा है, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उसको तो बहुत टाइम भी लगेगा। तो अगर आप लोग कहते हैं कि हमको देवरानी जेठानी उपन्यास को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं दूसरी क्लास में लाइन बाय लाइन उसको रीड करूंगी। 1 मिनट, ठीक है।
जैसा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वैसे सजेस्ट करेंगे, उसी तरह प्रकार से हम आगे नेक्स्ट क्लास में पूरे उपन्यास को रीड करेंगे। ठीक है, उपन्यास समझ में आता है, कहानी समझ में आती है, पात्र समझ में आते हैं कि कौन क्या थे, पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।